नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शासनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ में मेरी प्यारी गोरैया मुहिम का आयोजन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि में केपी मलिक, राज्य मंत्री वन पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग उपस्थित रहे। लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और वन विभाग अधिकारियों ने भी मेरी प्यारी गोरैया मुहिम कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि मुहिम के संचालक महेश साहू ने कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही इस मुहिम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री केपी मलिक ने सम्मानित भी किया। गोरैया को बढ़ावा देने के लिए, अन्य पक्षियों को प्यार देने के लिए और बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने के लिए एक आज साहू भाई ने और इनकी समस्त टीम ने यहाँ एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। आप देख रहे होंगे कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, आने वाला भविष्य बैठा हुआ है, ताकि भविष्य में एक प्रेरणा के तौर पर एक प्रोग्राम बना सके। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में गिरने से पड़ोसी के 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि बच्चा अपने बहन भाई के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान में चला गया और टैंक में गिर गया। परिजन उसे ढूंढते हुए मकान में पहुंचे तो उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए शव को दफना दिया। बुंदेलखंड में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों की तैयारी फसल बर्बाद हो गई। वहीं अब बुंदेलखंड का किसान भुखमरी के कगार पर आ चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं किसान कांग्रेस ने किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाए जाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते झांसी में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहर के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा और बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ये 2 दिन से बारिश हो रही। किसान कांग्रेस के बुंदेलखंडी अध्यक्ष शिवनारायण परिहर जी ने हमको अवगत कराया कि आज किसानों के पक्ष में, किसानों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आप आइए। वास्तव में ये हकीकत है कि ना तो केंद्र सरकार को दिखाई देता है, ना उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाई देता है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। जैसे जवान देश का रक्षक होता है, वैसे किसान देश का अन्नदाता है। लेकिन अगर किसान टूट गया तो ये देश टूट गया। अभी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। समस्या बुंदेलखंड की है जो विकराल है। बुंदेलखंड में कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं, सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान बर्बाद है। इसके पहले खरीफ की फसल नष्ट हुई थी और अभी लगातार 2 दिनों से जनपद झांसी, ललितपुर में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के चलते किसानों की रबी फसल नष्ट हो गई, जिसमें गेहूं, चना, मटर, राई की फसलें नष्ट हुई हैं। तो आज हम लोग यहाँ तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चना भी नष्ट हो गया, सरसों भी नष्ट हो गया। तहसील में आया है, तहसील में लेकर 10 बीघा में चना, 10 बीघा में चना है तो ये नष्ट हो गई है। तहसील में लेकर आए, तहसील साहब ने कहा इसमें लागत तो साहब काफी थी, कम से कम लागत 30 से 50 हजार रुपए की लागत है। अभी तक वो कटी भी नहीं है फसल। तो बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में किसान के सामने अपने परिवार की परवरिश की चिंता सता रही है। वहीं महोबा में कर्ज से परेशान किसान की बेमौसम बारिश की चपेट में आ गई। फसल के बर्बाद हो जाने पर सदमे से मौत हो गई। किसान की मौत हो जाने से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक और साहूकारों में कर्ज ले रखा था और अच्छी फसल पैदावार की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन
देवीय आपदा की चपेट में आकर उसका सब कुछ तबाह हो गया। ओलावृष्टि से गेहूं, मटर और सरसों की फसल पर बड़ा असर पड़ा है। महोपा में खेत पर बर्बाद फसल देख 56 साल के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परसों के दिन बारिश हुई, आंधी आई, ओला गया, उसमें फसल कटी पड़ी खेत में, वो उड़ गई, काफी नुकसान हो गया उसे। इसके बाद उसके पास कैंसर हुई, कल दिन भर समेटता रहा, समेटते रात में थोड़ी हल्की की बारिश कहते हुई। इसके बाद वो वहीं पा रहा हार में रखाए। इसके बाद उसके रात में अचानक दर्द हुआ, दर्द होने के बाद उन्हें संदेश दिया घर हम गए लेने, हम लेकर आए, एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस महोबा लेकर आए और महोबा अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, बीच में मतलब कागज का दुर्घटना हो गई। ये एक मृतक है शिवनाथ कुशवाहा, बाप का नाम जो है स्वर्गीय कल्ली कुशवाहा, उम्र करीब 56 वर्ष है और ये निवासी मकरबई थाना कबरई का रहने वाला है। ये खेतों में से जो है अपनी रखवाली कर रहा था, तो वही हार्ट अटैक आया, इसको अस्पताल लाया गया, तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैं पंचायतनामा भरने की कार्रवाई कर रहा हूँ। मैनपुरी थाना खुरावली क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर छोटे भाई को बड़े भाई साथियों के साथ मिलकर छोटे भाई की मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये 4 तारीख का मामला है, जो 2 सगे भाई हैं उनमें आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें 7 तारीख को जो मजरूफ था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें उस समय 308 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूंकि उसका पीएम आगरा में हुआ है, तो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उसको तरमीम नहीं किया गया है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा करके शीघ्र ही उसको तरमीम करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जाएगी। नहीं गए तो थे, अभी वो मतलब कहीं चले गए थे। अभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया? क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक तरह मतलब होने के लिए जो मेहनत कर रहा है मेरा, कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, इंसाफ चाह रहे, इंसाफ जैसा मेरा आदमी गया ना वैसे उसको ही मतलब सजा होनी चाहिए। बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र से लोन दिलवाने के नाम पर बैंक में खाता खुलवाकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें एसपी के निर्देशन में थाना दुबोलिया पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई की है और लोगों को लोन दिलाने के नाम पर फर्जी खाते खोलकर उन खातों का प्रयोग कर साइबर ठगी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के कई लोगों ने थाने पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और लोन दिलाने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके क्षेत्र में घूम कर आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लिया और उनके आधार पर बैंकों में खाते खोल दिए। थाना दुबोलिया पुलिस और हमारी साइबर की टीम ने क्षेत्राधिकारी कलवाड़ी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छे गैंग का खुलासा किया है, जो ग्रामीण और सीधे साधे लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में घूम करके सीधे साधे लोगों से उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका मोबाइल नंबर प्राप्त करता है और एक खाता उस एक ऐप के माध्यम से खोलता है और उस खाते को अपने सिम से लिंक करता है, जिससे कोई सूचना उस रियल ग्राहक को नहीं जा पाती है। और ये संज्ञान में आया है कि इसमें अंकित सिंह पुत्र सतदेव सिंह, जो मूल रूप से अरवली जनपद अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। तो वहीं विश्व जल दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और विधायक अजय सिंह ने मकोड़ा धाम में मनोरमा नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नदियों का साफ सुथरा रहना ज्यादा आवश्यक है। नदी को पुनर्जीवित करना संपूर्ण मानवता के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे संतुलन बना रहता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग श्रमदान और संविधान देकर नदी को साफ रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया
कि आप सभी के सहयोग से नदी का पुनर्जीवन का कार्य पूर्ण होगा। देखिए, विश्व जल दिवस के अवसर पर लोगों के बीच में जल संरक्षण हेतु संदेश देने के लिए हमारे जनपद में और विभिन्न विकास खंडों में जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनके पुनर्जीवन पर कार्य किया गया है। इसी कड़ी में पहले भानपुर में कनेठू बुजुर्ग जो 65 हेक्टेयर की झील थी उसके पुनर्जीवन का कार्य ऑलरेडी चल रहा है और ये लगभग 2/3 कार्य पूर्ण हो चुका है। मानसून में इसमें हम बरसात के जल को संरक्षण करने का जो लाभ है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय जो नदियां हैं उनकी पहचान की गई थी, जिसमें मनवर या मनोरमा नदी जो मखौड़ा धाम से होकर गुजरती है उसको चिन्हित किया गया है। बहराइच के महमदा समय माता मंदिर के भवन निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे महर्षि के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने मंदिर के पास की जमीन पर खनन माफियाओं का आतंक देखा है और जिसके बाद विधायकों ने मामले की जानकारी तुरंत आला अधिकारियों को दी और उन्हें मौके पर बुलाया और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जमकर फटकार लगाई। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि खनन अधिकारी और पुलिस की संलिप्तता में खनन माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि मंदिर के आसपास लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रतिदिन खनन माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा है। नवरात्र के प्रथम दिन प्रतिपदा के दिन एक नाथ संप्रदाय का मंदिर है महमदा समय, वहां हम शिलान्यास करने आए थे मंदिर का। वहां पे मौजूद नागरिकों ने बताया कि यहाँ रात दिन मशीनें चलती हैं। जुबेर नाम का एक व्यक्ति है जो दरगाह थाने का है, वो जेसीबी लेकर के आता है, पोलैंड लेकर के आता है, ट्राली लेकर के आता है। ऐसे तमाम लोग हैं और कई लोग यहाँ मर भी चुके हैं खदान के दौरान। और खदान हमने पूछा खनन अधिकारी से पांडे से, तो उन्होंने कहा कि खदान यहाँ स्वीकृत नहीं है। ये 15 फीट 20 फीट ऊंची खदान है और खनन अधिकारी कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित सपा के तमाम बड़े नेता लोहिया पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान हमारी संवाददाता जूली सिंह ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। प्रसाद मौर्य जी हैं जो कि सपा पार्टी के महासचिव हैं। सर, लोहिया जी की जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज समाजवाद के प्रेरणा स्रोत संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें कोटशा नमन करते हैं। उनका समाजवाद हम सबका मार्गदर्शन करता रहे, इन अपेक्षाओं के साथ आज हम सभी समाजवादी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में माननीय लोहिया जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने आए थे। और साथ ही साथ आज हमारे अमरवीर सपूतों का शहादत दिवस भी है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु आदि तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा और यहां तक कि सबसे पहले समाजवाद शब्द का ईजाद सरदार भगत सिंह ने किया था। तो उनको भी आज के अवसर पर हम सभी समाजवादी कोटशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं और उन्हीं की शहादत का ही परिणाम है कि आज हम संप्रभु राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना तिरंगा है, हमारा अपना देश संप्रभु है। ये उन्हीं लोगों की बदौलत है। ऐसे महान पुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। सर, 2024 की क्या तैयारियां हैं आपको की पार्टी की? 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। सर, रामचरित मानस का जो पाठ हो रहा है इस समय, जो नवरात्र चल रहे हैं, भाजपा ने हर मंदिर में जो ना 1 लाख रुपए हर प्रदेश में मतलब जिलों में दिया है कि सप्तशती का पाठ करें, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? अब पहली बात तो एक जिले में 1 लाख धनराशि का कोई मतलब ही नहीं होता। 1 ब्लॉक में भी 1 लाख पर्याप्त नहीं है, जिला तो बहुत बड़ा होता है। ये केवल जब हमने मानस की चौपाइयों के कुछ अंश का हवाला देकर के
देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच, अधम, मारने, पीटने, प्रताड़ित, अपमानित करने से रोके जाने की बात की। देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े सब अपने सम्मान के लिए खड़े हो गए। मानस की इन चौपाइयों का पाठ करना बंद कर दिए। तो तमाम बैकफुट पर आने के बाद सरकार ने इसको सरकारी खर्च पर कराने का निर्णय लिया। महोबा पुलिस का बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध तमंचे व कारतूस के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही असलहा तस्करी करने में उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सीओ चरखारी अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस व स्वाट टीम ने श्रीनगर कस्बे के बिलखी तिराहा मंदिर के पास से 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया। दोनों ही अभियुक्त काफी समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से अवैध असलहे खरीदकर बेचते थे। कब्जे से 5 आदत देसी तमंचा, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस सहित मोबाइल और नकदी आदि बरामद की है। कि देखिए, श्रीनगर में एक सूचना प्राप्त हो रही थी कुछ दिनों से कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अवैध तमंचा के कार्य में, उसको बनाने, उसको बेचने में लगा हुआ है। इसके ऊपर पैनी नजर रखी जा रही थी और कल इस व्यक्ति को अपने साथी के साथ 5 तमंचों के साथ और कुछ जिंदा कारतूस के साथ जो है पकड़ लिया गया है और इसको जो है पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इनका एक साथी और है जिसको कि अभी पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है। इस तरह से एक बहुत अच्छा जो है कार्य व श्रीनगर पुलिस व सर्वेलेंस टीम महोबा द्वारा किया गया है। पुनाडा में फैक्ट्री में अचानक आग लगी। सेक्टर 10 में कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 10 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला गया। हुड्डा मशीन से निकाला बाहर। सेक्टर फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 की यह घटना। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा सेक्टर 10 में भीषण आग लगी और कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई थी। करीब 10 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और यहां पर कुछ लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देखिए, ये सेक्टर 10 है, A108। इसमें हम लोग को 7:05 पे आग लगने की सूचना मिली है। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारी 3 गाड़ियां तुरंत रवाना की गई हैं, यहीं से निकलते हैं हम लोग। विदिन 5 मिनट्स हमारी गाड़ियां यहाँ पहुंच गई हैं। हमें जो इनिशियली सूचना मिली कि इसमें आदमी फंसे हुए हैं, क्योंकि ऊपर में आदमी इसमें सोते थे, निवास करते थे, तो जो है इसमें फंसे होने की आशंका भी ज्यादा थी। तो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। मौके पे देखा गया है कि आदमी फंसे हुए थे और हमने 2 टीमें बनाई हैं, एक FSO के नेतृत्व में, एक हमारे नेतृत्व में, और हम लोगों ने इसमें 2 सीढ़ियों की मदद से ऊपर गए हैं। आग पे काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि धुआं ज्यादा भरा हुआ था और इसमें 10 आदमी फंसे थे। आप पीछे देख सकते हैं, आदमी खड़े हैं। ये थोड़ा सा 2 आदमी इसमें स्मोक इनहेल की वजह से क्रिटिकली थे और हम लोगों ने उनको लेकिन सकुशल वापस निकाला है, यहाँ से निकाला है। आप पीछे देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रेस्क्यू टेंडर का भी इस्तेमाल किया है और इसी वजह से भी हमें काफी सहायता मिली है इनको जल्दी रेस्क्यू करने में। जिले में और मोटरसाइकिल खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के पेट में गोली लगने से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। झगड़े के दौरान महिलाओं सहित दर्जन लोग घायल हुए। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। आज रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे के बीच थाना मौदा क्षेत्र में 2 पक्षों में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई और एक पक्ष द्वारा फायर भी किया गया था, जिसमें दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फायर करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। पुलिस द्वारा मौके पर जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
छोटा भाई बाहर खड़ा था, छोटे भाई ने आके बताया कि अलग व्यक्ति जाने के लिए उसका हम गए तो हम रात बेटा कहा जाने के किताबों से भी ज्यादा देखा लगा, सबको भी जान लिए आ रहे करीब हमें घेर लिया हमारा। 496 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। सीएम योगी ने वितरण किया है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों को आज प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आइए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री पीएस चौहान जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित लगभग 500 विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे सभी हमारे नवनियुक्त अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, स्वातंत्र्य नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त होना आदिशक्ति मां भगवती की कृपा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं इस अवसर पर आप सबको नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए आपके पूरे परिवारजनों का, आपके मित्रों का और आपको भी इस नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर राज्य शासन की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं। आप सब जानते होंगे मिशन रोजगार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के युवाओं को और उनके सपनों के उड़ान को एक मंजिल देना है। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लेन देन नहीं, किसी प्रकार की कोई सिफारिश भी नहीं। शुद्धता और पारदर्शिता का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश की उन सभी नियामक संस्थाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को समय संपन्न करने का दायित्व है और उसका परिणाम भी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों के अंदर एक अच्छी छलांग लगाई है, अपनी एक नई यात्रा और एक नई दूरी तय की है। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज उनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।